नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ। और बच्चों आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और पदार्थ होता क्या है बच्चों उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हम लोग पदार्थ के बारे में। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब जो भी तुम्हें आसपास वस्तु दिख रही है बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ क्या कहता है, क्या करता है बच्चों, स्थान घेरता है और इसका क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है। जैसे तुम्हारे सामने कोई बच्चों पेन रखा है और पेन क्या कर रखा होगा बच्चों, स्थान घेरता होगा और इसका क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान भी होता है। तो कोई भी वस्तु तुम्हें दिखे और जो स्थान घेरती हो और उसका कोई द्रव्यमान हो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और एक और बात है बच्चों, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, कणों से बना होता है। तो पदार्थ स्थान घेरता है और क्या करता है बच्चों, उसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कणों से बना होता है। अब बात आ गई है बच्चों किसकी, कणों की। तो पदार्थ के कणों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ बच्चों। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, तो पहला होता है बच्चों, पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, निरंतर गति करते रहते हैं। यानी उनके पास क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है उनके पास, गतिज ऊर्जा होती है। कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा अगर कोई लड़का स्प्रे लगा के आता है तो वो स्प्रे पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल, खुशबू आने लग जाती है। तो वहाँ पे कैसे पता चला, तो बच्चों वहाँ पे भी पदार्थ के कण क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं बच्चों, गति करते रहते हैं। दूसरा आता है बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान। तो जैसे आपने देखा जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे बच्चों पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारे पास एक पानी का लेवल है और इसमें हमने क्या डाला बच्चों, इसमें या तो तुम शुगर डाल सकते हो या सोल्ट यानी कि चीनी या नमक में कुछ भी डालोगे तो बच्चों पानी के अंदर घुल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, पानी के अंदर घुल तो जाएगा लेकिन जो पुराना पानी था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था और अब जो पानी जिसके अंदर, पानी के अंदर चीनी घुल गई है उसका लेवल बढ़ा नहीं है। इसका मतलब बच्चों जो चीनी डाली है वो इस पानी की कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या हो गई बच्चों, समावेशित हो गई। तो इसका मतलब दो बातें दो हमें समझ में आ गई बच्चों कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है, रिक्त स्थान होता है। एक और चीज, पदार्थ के कणों में क्या होता है बच्चों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं, हमारे विश्व में जो भी वस्तु तुम्हें दिखाई देख रही है, जिस वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहेंगे। या ऐसा बोल सकते हो बच्चों, जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ किससे बना होता है बच्चों, कणों से बना होता है। अब बात करेंगे बच्चों कण। कण के अभिलाक्षणिक गुण कितने बच्चों, 3 हैं। पहला क्या है बच्चों, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों, उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। दूसरी बात बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में क्या हो जाते हैं बच्चों, रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। मैंने बता दिया। एक बताया बच्चों मैंने, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब बच्चों आगे बात करेंगे पदार्थ के कणों की अवस्था। तो बच्चों पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बच्चों ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है बच्चों गैस। और तुमने देखा होगा बच्चों इसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। इसके बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। और आपको बच्चों ये भी बता दूं कि एक जो पानी होता है, जल जो होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी और द्रव में भी और किसमें बच्चों, गैस में भी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। भौतिक रूप से बच्चों पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है, 3 में, ठोस, द्रव और
गए। ये मैंने बच्चों आपको बता दिया है। अब बच्चों बात करते हैं ठोस अवस्था की। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जैसे सपोज करो तुम्हारे सामने कोई एक टेबल रखी है। क्या रखी है बच्चों? टेबल रखी। तो बच्चों वो टेबल क्या है? एक ठोस अवस्था है, ठोस है। कैसे पता चला बच्चों? उनका एक क्या है बच्चों? निश्चित आकार होता है, और एक उसका क्या होता है बच्चों? निश्चित आयतन भी होता है। और क्या होता है बच्चों? उसकी जो संपीड़ितता होती है, संपीड़ितता का मतलब कंप्रेस करना होता है बच्चों। उसको कंप्रेसिबल क्या होता है? उसका नगण्य होता है। जैसे आप बच्चों लकड़ी को, जो टेबल है उसको प्रेस करना चाहोगे यानी कि कंप्रेस करना चाहोगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो ना की ना यानी कि नगण्य होती है। जो संपीड़ितता होती है बच्चों क्या होती है? नगण्य होती है। जब टेबल को आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस नहीं होगी। तो ये क्या, किसका उदाहरण है बच्चों? ठोस अवस्था का। इसके बहुत सारे उदाहरण है बच्चों। जैसे आप दे सकते हो, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा देने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है बच्चों? रबड़ बैंड। ये अपवाद है। ये कैसे अपवाद है बच्चों? क्योंकि है तो ये रबड़ बैंड क्या है बच्चों? एक यहाँ पे जो रबड़ बैंड आएगा, एक तरीके से उसका सॉलिड रूप मान लो, लेकिन उसको दबाने पर ये क्या हो रहा है बच्चों? उसको दबाने पर क्या हो रहा है बच्चों? बदल जाता है, आकार बदल जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? कुछ अपवाद हैं, ये आपको आराम से पढ़ सकते हो। एक आता है बच्चों दूसरा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में बताएंगे बच्चों, ये द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। और बच्चों द्रव का क्या होता है बच्चों? निश्चित, द्रव का निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। और द्रव में अंदर क्या होता है बच्चों? कम संपीड़न होता है, यानी कि इनको कंप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन कम किया जाएगा, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। एक बच्चों आता है कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। गैसों में क्या होता है बच्चों? बहाव तो होता है, लेकिन इनमें कोई भी निश्चित आकार भी नहीं होता, और न ही बच्चों इनका निश्चित आयतन होता है। और बच्चों लेकिन सबसे ज्यादा संपीड़न अधिक होता है किसमें बच्चों? गैस में। तो आप बच्चों, जो ठोस होता है उसके अंदर संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है, और जो आता है द्रव उसके अंदर संपीड़ितता थोड़ी कम होती है, लेकिन ज्यादा किसमें होती है बच्चों? गैस में। तो बच्चों ध्यान रखना, ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर है। तो आप चार चार अंतर आराम से बता सकते हो। अब बात आती है बच्चों, हमने देखा कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस जैसे बच्चों बर्फ है, द्रव जैसे बच्चों पानी है, और गैस जैसे बच्चों वाष्प है। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे हम क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे परिवर्तन कहाँ क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों? ठोस से द्रव में बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं बच्चों? ठोस से द्रव में। और जो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया होती है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? संगलन की अभिक्रिया। तो संगलन की अभिक्रिया के द्वारा बच्चों ठोस जो होगा किस में बदल जाएगा बच्चों? द्रव में बदल जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई बर्फ है, तो उसको पानी में बदलने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? संगलन। लेकिन बच्चों जब द्रव से गैस में, द्रव से जब ठोस में जाएंगे तो उसे हम कहते हैं बच्चों जमना। जैसे घर में फ्रिज में तुम पानी रखते हो तो द्रव है, लेकिन वो जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? उसका सॉलिड रूप आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? जमना कहलाता है। लेकिन बच्चों जब द्रव है, पानी है, अगर उसका गैस में परिवर्तन हो जाए तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन गैस का अगर द्रव में बदल जाए तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट है बच्चों ऊर्ध्वपातन, और बच्चों इसे कहते हैं विक्षेपण या निक्षेपण। निक्षेपण या कहीं कहीं बच्चों उसको विक्षेपण भी कहते हैं, निक्षेपण एक ही बात है। तो जब बच्चों ठोस से सीधा गैस में बदल दिया, उसको द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा, तो ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल दिया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस को बोलते हैं जो निक्षेपण या विक्षेपण। बच्चों ध्यान रखना, आप बच्चों पढ़ सकते हो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ही ठोस अवस्था से किस में बदल गए बच्चों? गैस में। इसका मतलब क्या बताया बच्चों इसमें? कि कोई ठोस अवस्था होगी जो गैस अवस्था में बदलेगी, लेकिन वो बिना द्रव में बदले ही, उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। तो एक इसका उदाहरण होता है बच्चों थोड़ा सा कपूर और अमोनियम क्लोराइड। आपने मंदिरों में जब कपूर देखा ही होगा, वो किसका रूप होता है बच्चों? ठोस का रूप होता है, लेकिन वो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है बच्चों? गैस में। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? ऊर्ध्वपातन का।
एक और आता है बच्चों इसके अंदर दाब परिवर्तन का प्रभाव, और इसके अंदर बच्चों बेस्ट एग्जांपल किसका है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों ड्राई आइस। ध्यान रखना बच्चों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसको वापस गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। तो ये ध्यान रखना बच्चों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बच्चों, ड्राई आइस को कहते हैं, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन उसका कैसा रूप होता है बच्चों, सॉलिड रूप होता है। एक बच्चों पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, और बच्चों ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है बच्चों, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलेगी कितने डिग्री पे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी ठोस को, किसको बच्चों, सॉलिड को, ठोस को जब टेम्परेचर देते हैं तो बच्चों उसका टेम्परेचर देते रहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो बच्चों वो हम चेक करते हैं कि टेम्परेचर उसका बढ़ता रहता है। लेकिन बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट आगे बढ़ता नहीं है, बल्कि हम नीचे से हीट या टेम्परेचर देते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो बच्चों वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो इन सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में लग जाती है, और जब ये तोड़ के जब मेल्ट होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को वहाँ पे जो ऊर्जा यूज होती है बच्चों उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब पर जो 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप देखेंगे बच्चों जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। तो ये बच्चों किसका उदाहरण था, ये बच्चों उदाहरण आ रहा है किसमें, क्वथनांक में। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक कितना होता है बच्चों, जहाँ पे जो पानी उबलता है, और पानी उबलता कितने पे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है बच्चों उसको हम कहते हैं क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट होता है। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई भी ठोस गलना स्टार्ट हो जाए, जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं बच्चों गलनांक बिंदु। एक और चीज बच्चों, जब बर्फ पिघलती है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। तो मैंने बताया था बच्चों जब हम किसी बर्फ को टेम्परेचर देते रहते हैं, ऊष्मा देते रहते हैं, तो बच्चों उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। लेकिन बच्चों जब 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाता है, बंद, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों ऊर्जा है वो इस सॉलिड के जो पार्टिकल है उसको तोड़ने में लग जाती है। तो वहाँ पे जो ऊर्जा यूज होती है बच्चों हम उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा किस में आ रही है बच्चों, गलनांक में भी है आ रही है, क्वथनांक में भी आ रहा है। बस तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है बच्चों, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को, और क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस को। और बच्चों गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जब हम किसी सॉलिड को ऊष्मा देते रहते हैं, तो जब ऊष्मा लगातार प्रदान करते हैं लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका बर्फ का या सॉलिड का तापमान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ता नहीं है। तो वो वहाँ पे जो ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है बच्चों, उसके सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में लग जाती है। तो वहाँ पे जो ऊर्जा यूज होती है बच्चों उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी, वाष्पीकरण की। और बच्चों आपके सामने आ रहा है वाष्पीकरण। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो वाष्पीकरण है एक कैसी प्रक्रिया बच्चों, सतही प्रक्रिया है। सतह का मतलब सरफेस वाली प्रोसेस कहलाती है बच्चों, जिसमें द्रव पदार्थ क्या करेगा बच्चों, द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाते हैं। इस ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब बच्चों जो द्रव होता है वो किस में बदलेगा बच्चों, वाष्प में बदलेगा। लेकिन बच्चों द्रव वाष्प में बदलेगा, लेकिन इसका जो क्वथनांक पॉइंट होगा उसके नीचे ही, मतलब उबलने से पहले ही बच्चों पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। इसका मतलब बच्चों जब कोई द्रव क्वथनांक बिंदु से नीचे ही द्रव से सीधा वाष्प में बदल जाए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों,
वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने बच्चों? 4। कितने हैं? 4। पहला आता है बच्चों सतही क्षेत्रफल। आपको पता होगा बच्चों, जब सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। जैसे बच्चों आप किसी कपड़े को छपाई करते हो, पानी में डालते हो, तो उसको सुखाने जाते हो, तो जब बच्चों आप उस कपड़े को अगर इकट्ठा करके डालते हो तो वो जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर क्या है? कम हो जाती है। लेकिन उसको जब हम फैला के, यानी कि जब उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे बच्चों, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाएगा। एक और आता है बच्चों तापमान में वृद्धि। तो ये भी बच्चों ये लिंक करता है कि जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है और हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। एक और आता है बच्चों वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाए बच्चों, तो जब वायु की गति बढ़ती है तो जो हमारा कपड़ा होगा उसके जो छोटे छोटे कण वो उनको भी अपने साथ लेके चली जाती है। कौन बच्चों? वायु। और उसी प्रकार हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब अगर वायु की गति तेज है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। अब आता है बच्चों आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं बच्चों? अगर हवा में आर्द्रता है, इसका मतलब वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। इसका मतलब है हवा में, यानी कि किसका होना? थोड़ा पानी की मात्रा होना। आपने देखा होगा बच्चों, जब अगर आर्द्रता होती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, तो आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है। बच्चों उल्टा सिस्टम है, ज़्यादा आर्द्रता होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है बच्चों? कम होती है। एक बार बच्चों रिपीट कर रहा हूँ कि वाष्पीकरण जो होता है एक सतही प्रक्रिया होता है, और इसमें द्रव किस में बदलेगा बच्चों? वाष्प में बदलेगा, लेकिन क्वथनांक बिंदु से नीचे तापमान पर ही बदल जाएगा बच्चों, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है बच्चों? 4। एक तो है सतही क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। एक तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वायु की गति ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। लेकिन बच्चों अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी बच्चों? कम। इसके बच्चों कुछ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एसीटोन एक आता है, उसको अगर हाथ पे डालोगे तो आपको एक ठंडा महसूस होता है। वो बच्चों क्यों होता है कि तो एसीटोन हमारे हाथ से क्या लेता है बच्चों? ऊष्मा ले लेता है। ऊष्मा लेकर उसमें किसमें परिवर्तन कर देगा बच्चों? वाष्प में। बस बच्चों जो उसके पास ऊष्मा लेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा? वाष्प में कन्वर्ट कर देगा। इसी कारण हमें हाथ पे क्या रखती है बच्चों? ठंडक महसूस होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, गर्मी में अक्सर लोग क्या करते हैं बच्चों? ज़मीन पर पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं बच्चों? जब हम पानी ज़मीन से छिड़कते हैं तो जो ज़मीन है उससे क्या होगा बच्चों? जो ऊष्मा या गर्मी होगी, ऊर्जा होगी, उसे प्राप्त करके उसको किस में बदल दिया जाता है बच्चों? वाष्प में। और वह जगह क्या हो जाती है बच्चों? ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है? जो पानी से जो ऊर्जा होती है वो क्या कर जी? वो ऊर्जा प्राप्त करेगा जमीन से और उसमें किस में बदल जाएगा? वाष्प में। तो हमें कैसा फील होता है बच्चों? ठंडा। एक और आता है बच्चों गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती। क्योंकि बच्चों सूती कपड़े क्या करते हैं? पसीना अधिक सोख लेते हैं। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए सूती कपड़े पहनने चाहिए। और पसीना अवशोषित करके उसको वायुमंडल में आसानी से क्या कर देते हैं बच्चों? वाष्पीकरण करते हैं। तो उदाहरण तीनों याद करना बच्चों, हाथ पे एसीटोन, गर्मी में सूती कपड़े, और गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पे क्या डालते हैं बच्चों? पानी छिड़कते हैं। सारे के सारे उदाहरण किसके हैं बच्चों? वाष्पीकरण के। इसमें जो ऊष्मा होती है बच्चों उसको किस में परिवर्तन करते हैं हम लोग? वाष्प के अंदर परिवर्तन कर देते हैं। एक इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है। लेकिन बच्चों उसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिखते हैं बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है बच्चों 273 केल्विन। लेकिन अगर अब बच्चों आपको ये हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि 50 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? तो बच्चों यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब बच्चों ये सेल्सियस है तो इसको सेल्सियस के नीचे लिखो, और इन दोनों में जो अंतर आता है बच्चों इधर उसको क्या कर देना है? इसके अंदर जोड़ देना है।
तो बच्चों इन दोनों में अंतर कितने का है बच्चों 50 का, मतलब इसमें से इसको माइनस कर लेना, जो अंतर आएगा उसको इधर जोड़ देना है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे बच्चों 50, तो 3 और 7 5 12 और यहाँ पे 373 केल्विन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो किसी भी अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो या फिर बच्चों केल्विन को सेल्सियस में बदलना तो आसानी से बदल सकते हो। जो बच्चों दिया गया है जो उसका अंतर आएगा, यानी कि माइनस करना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपोजिट साइड में जाके उसको ऐड कर देना, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों आंसर कहलाएगा। जैसे बच्चों आपके सामने एक और एग्जाम्पल आ गया है। हमें पता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है केल्विन दे रखा है। तो यहाँ पे केल्विन दिया तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 273 केल्विन। अगर बच्चों तुम्हें 293 केल्विन में पूछे कि कितना सेल्सियस होगा तो बच्चों ये केल्विन है तो केल्विन के नीचे रखना और रखने के बाद इन दोनों का अंतर चेक करना आराम से माइनस करके। 293 में 273 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 20, और जो डिफरेंस आता है उसको अपोजिट साइड में क्या करते हैं बच्चों ऐड कर देते हैं। तो 0 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 293 केल्विन में कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है इक्वल टू 273 केल्विन। तो बच्चों इसने पूछा है कि 473 केल्विन में कितना होगा। तो केल्विन है तो बच्चों कहाँ लिखेंगे 273 केल्विन यहाँ रखेंगे। अब इन दोनों का जो अंतर होगा उधर क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। आराम से करना बच्चों। 473 में 273 माइनस करोगे, 470 में 273 माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 1 और यहाँ पे कितना था आएगा बच्चों 9। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बच्चों 197 का। तो इधर भी बच्चों कितना ऐड करेंगे 197। तो बच्चों तुम्हें पता चल चुका है कि 470 केल्विन के अंदर 190 सेल्सियस होता है। तो बस बच्चों तुम्हें चेक करना है, तुम्हें पहले तो ये लिख देना है और पूछा क्या है बच्चों तुम्हें केल्विन, तो केल्विन के नीचे रखो और इन दोनों में अंतर चेक करो और जो आंसर आता है बच्चों उसको दूसरी साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसी के साथ बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होता है बच्चों खत्म। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जो मैंने बताया ऊर्ध्वपातन, तो उसका उदाहरण क्या है बच्चों कपूर और अमोनियम क्लोराइड। एक बच्चों वाष्पीकरण याद रखना। वाष्पीकरण किसे कहते हैं बच्चों द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, लेकिन किस पे क्वथनांक बिंदु से नीचे। तो वो किसमें तापमान क्या होना चाहिए क्वथनांक बिंदु से नीचे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे द्रव अवस्था से सीधा किसमें बदल गया बच्चों वाष्प में बदल जाए, उसे हम वाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। एक आता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, वो कितना होता है बच्चों हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। दोबारा सुनो बच्चों, हमें पता है कि बर्फ कितने पे पिघलना स्टार्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट का मतलब पिघलना, ठीक है। एक आता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों क्वथनांक बिंदु और इसे कहते हैं बच्चों गलनांक बिंदु। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु होता है बच्चों हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। और हमें यह भी पता है बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 273 केल्विन। और बच्चों अगर कोई कन्वर्जन आया, सपोज करो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़े, तो इन दोनों का अंतर कितना बच्चों 100 और इधर क्या कर देंगे उस 100 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो बच्चों ध्यान रखना जो तुम्हारा क्वथनांक बिंदु आता है बॉइलिंग पॉइंट उसमें 373 केल्विन भी उसको बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है।